Hello everyone. In today's class, we are going to discuss question number 10.8 in-text question of NCERT chapter Hello Alkanes and Hello Arenes. So 10.8 question says, in this following pair of halogen compounds, which compound undergo faster SN1 reaction? So जैसे 10.7 क्वेश्चन था उसमें हमें SN2 रिएक्शन के बारे में बताना था कि कौन फास्टर है, इसी तरीके से 10.8 क्वेश्चन भी हमें पूछना चाहता है कि दो ऑप्शंस हैं, दिस वन एंड दिस वन, और सेकंड क्वेश्चन में ये दो ऑप्शंस हैं, इनमें से SN1 रिएक्शन फास्टर किस में होती है। तो ऑब्वियसली बात हो रही है फास्टर की, मतलब स्पीड की, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन जज करने से पहले हमें पता भी होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर इसका फुल फॉर्म है। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, आर ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से एक्स निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिमॉलिक्यूलर के बारे में। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि रेट जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ एक ही स्पीशीज पे, विच इज सबस्ट्रेट। सो इसका जो ओवरऑल ऑर्डर होता है वो होता है 1। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये फॉलो करता है। अब लास्ट टाइम में हम लोगों ने बोला था कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है और अटैकिंग ग्रुप पे भी डिपेंड करती है। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये अटैकिंग ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हमें क्या देखना है, सिर्फ सबस्ट्रेट। नाउ ये रिएक्शन होती कैसे? तो ये जो रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 C CH3 CH3 X। अब इसके ना ये रिएक्शन जाती है दो स्टेप में, और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, लीविंग ग्रुप पहले निकलता है और वो फॉर्म करता है एक कार्बोकेटायन। ये बन गया कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन सेकेंड स्टेप में, जो कि एक फास्ट रिएक्शन है, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो रिएक्शन होता है और सेकेंड स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। अब जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे और हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एक्स की जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, कोई भी नया न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल OH है तो एक्स की जगह OH लग जाएगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल कुछ और है तो वो नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे साथ में अटैच हो जाएगा। नाउ दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंस पता चलता है कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, बट SN1 रिएक्शन जो होती है ये होती है 2 स्टेप्स में, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है RDS। RDS स्टैंड्स फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप है जो रेट डिटरमाइन करेगा, सेकेंड स्टेप डिटरमाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है। तो सेकेंड स्टेप जब फास्ट स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, तो रेट लॉ जो हम लोग लिखेंगे उसमें इसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि SN2 में जो रिएक्शन था वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारा फर्स्ट वन। ना फर्स्ट वन में क्या हो रहा है कि लीविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो लीविंग ग्रुप जब यहाँ से रिलीज होगा तो हमारा जनरेट होगा एक कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन आपको दिख ही रहा होगा। ये कार्बोकेटायन के बेसिस पे SN1 रिएक्शन होगी। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 X। अब ये हमें दे रहा है CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव।
ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। अब रेट इससे डिटरमाइन होता है, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे कैसे डिपेंड करेगा? आप ये देखो कि ये रिएक्टेंट है और फर्स्ट स्टेप के लिए ये हो गया प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस रिएक्टेंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनाने, अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्टेंट जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बन जाए तो कैसे होगा? अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबल है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, मतलब वो होगी ही नहीं। सो ये डिपेंड करता है किस पे? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यही एक स्टेटमेंट है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी, उसके बाद ये डिपेंड करती है कॉन्जुगेशन पे, या स्लैश करके मैं रेजोनेंस लिख देता हूँ। फिर ये डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, फिर ये डिपेंड करती है इंडक्टिव इफेक्ट पे। सो ये चार कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है कार्बोकेटाइन के साथ में तो वो हाईली स्टेबल होगा। अगर कार्बोकेटाइन में कोई कॉन्जुगेशन हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, मतलब डबल बॉन्ड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, तो भी वो स्टेबल होगा। अगर ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, विच भी कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है इसे। इसमें क्या होता है कि अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग के बाद हम लोग लास्ट लगाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट से वो स्टेबल है तो वो लगाया जाएगा। अब ये चार कॉन्सेप्ट हैं और ये बहुत डिटेल में इसके ऊपर 2-3 क्लासेस अलग से बनाई जा सकती हैं, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे पहले हमारे डे टू डे लाइफ में आएगा बेंजाइल। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर हमारे पास एलाइलिक कार्बोकेटाइन, अगर ये बन रहा है तो ये डेफिनेटली इसमें जाएंगे। इसके बाद आप ध्यान रखो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये जो 3 ऑप्शंस है ना, ये तो डेफिनेटली SN1 से ही जाएंगे। ये वाला डेफिनेटली SN2 से जाएगा, और इसका थोड़ा डाइस ही रहता है सेकेंडरी का। ये SN1 SN2 से जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे स्टेरिक हैंडल्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको टर्शरी सबस्ट्रेट दिख रहा है, एलाइलिक सबस्ट्रेट दिख रहा है, या बेंजाइलिक सबस्ट्रेट दिख रहा है, तो वो SN1 से ही जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे CH2Cl, ये है बेंजाइल क्लोराइड। अब इस ये किससे जाएगा? ये डेफिनेटली SN1 से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन में, ठीक है। और ये क्या है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्यों स्टेबल होते हैं? आप देखो, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। एक और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं Cl ले लेता हूँ, यहाँ पे या Br ले लेता हूँ। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ से निकल जाएगा, तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। अब ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, मतलब डबल बॉन्ड कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। और टर्शरी तो आप समझ ही रहे हो, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, वो मुझे बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो जनरली जो अभी आपके सिलेबस में आएगा, मोस्टली ये 2 एग्जाम्पल आ सकते हैं, और साथ में टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी हर जगह आएगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है? टर्शरी
सबसे ज़्यादा जाता है SN1, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। किसके लिए? SN1 के लिए। अगर SN2 की बात करें तो प्राइमरी सबसे पहले जाएगा, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। टर्शियरी तो मान के चलो वो जाते ही नहीं है, और उधर भी प्राइमरी मान के चलो कि SN1 वो जाते ही नहीं है, तो इसको SN2 से। बस आपको यही दोनों याद रखने हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया क्लियरली। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड और ये है ट्रीक्लोरोपेंटेन। यस। सो इसमें ये जो कार्बन है ये 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है, तो ये क्या है? टर्शरी, और ये क्या है? सेकेंडरी। अब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्या होता है SN1 में टर्शरी पहले जाएगा, सेकेंडरी बाद में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ। फर्स्ट केस में इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। ये क्या है? ये है सेकेंडरी और ये क्या है? प्राइमरी। तो हमें पता है सेकेंडरी का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, दिख ही रहा है। तो ये जाएगा SN1 से और ये जाएगा SN2 से। सिंपल है, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल था, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है। वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी देखना, बच्चे आराम से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम तब आती है जब 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं और पूछा जाए कि ये SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा, तो आप वहाँ पे थोड़े कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको ध्यान रखना है कि टर्शरी हमेशा SN1 से जाएगा, प्राइमरी हमेशा SN2 से जाएगा। बाकी सेकेंडरी में प्रॉब्लम होगी, आप स्टेरिक हिंड्रेंस से वहाँ पे डिसाइड करेंगे। और अगर बेंजाइलिक दे रखा है, एलाइलिक दे रखा है, तो ये दोनों भी किससे जाएंगे? SN1 से ही जाएंगे, क्योंकि इनके कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। 10.9 क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करते हैं।